गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। देखिए, हम पिछले दिन बोले थे आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल को आप लोग बनाएंगे एनसीईआरटी से। बार बार बोल रहे हैं क्लास में, आप लोग सभी लोग बना करके उसके बाद हमें बताइएगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है क्या नहीं। ये जो भी चीज है दिक्कत आपका दूर हो जाएगा। सभी लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल को बनाएंगे। आज हम आप लोग को उस न्यूमेरिकल की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में हम जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी का चर्चा करेंगे। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही लेक्चर 5 पढ़ाएंगे, जो कि 12th बैच की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चीज इसमें है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लोग आपसे पूछेगा कि बताइए रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सिंपल याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज है किसी कंडक्टर का जो रेसिस्ट करता है, रोकता है फ्लो ऑफ करंट को। एक बार फिर समझिए, मान लीजिए ये वायर है, अब इससे करंट आ रहा है। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो निश्चित है कि करंट को पास करने में टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकने का काम करता है, अपोज करता है। सिंपल समझ में आ गया? एक बार फिर सुन लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे हमें, मान लीजिए कमेंट्स में आ रहा है कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, जब स्लो थोड़ा पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत स्लो हो गया, थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर फास्ट हो गया। क्या करें समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी आप लोग से हम जुटे हुए नहीं हैं, क्लास में क्लास नहीं चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे YouTube पे चल रहा है तो थोड़ा परेशानी होता है। बाबू आप लोग ध्यान में रख करके जैसे जैसे पढ़ाया जाता है पढ़िए। क्या करिएगा, अभी भी गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, जिसके वजह से हमें अभी भी ऑनलाइन ही क्लास देना पड़ रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट का कोई भी गाइडलाइन आता है क्लास ओपन होगा और उसके बाद सभी लोग प्रेजेंट होइएगा। फिर जहां जो भी डाउट है हम सभी डाउट को बारी बारी से क्लियर करेंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी वक्त मिलेगा ज्यादा से ज्यादा टाइम दे करके आप लोग को अच्छे से सिलेबस को कवर करके एक एक पॉइंट को क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमने बोले कि ये फ्लो ऑफ करंट को रोकने का काम करता है। तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन भी रेजिस्टेंस का, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये किसका प्रॉपर्टीज है बाबू? कंडक्टर का। धीरे धीरे समझा रहे। ड्यू टू which it resist, resist the flow of current, resist the flow of current। ये क्या करता है बाबू? जो करंट फ्लो करता है उसको रोकने का काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं आपको पता है R आएगा R इंटू I। तो आप ये भी बोल सकते हैं R का वैल्यू V/I। एक डिफरेंशियल मोटा मोटी ये भी लिख सकता है कि पोटेंशियल बाय करंट के रेशियो को भी हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। पोटेंशियल बाय करंट के रेशियो को भी क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा,
इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ये किसका प्रॉपर्टीज है बाबू? कंडक्टर का। ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को फ्लो करने से क्या करता है? रोकता है। और ओम्स लॉ में आपने पढ़े हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आता है और R का वैल्यू क्या हो जाएगा? V/I। अब देखिए इसी में कि क्या कॉज है रेजिस्टेंस डेवलप करने का, इसको भी अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। क्यों रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस का कारण है, कैसे रेजिस्टेंस डेवलप होता है? तो पहले SI यूनिट लिख लीजिए, सॉरी SI यूनिट पूछ देता है छोटा मोटा एग्जाम में। SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होता है? ओम। ओम, और इसका सिंबल ऐसे लोग लिखते हैं ओम का। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या कॉज है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो सुनिएगा ध्यान से, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? जैसे कोई कंडक्टर है आपके पास, अगर उस कंडक्टर में अगर आपके पास कहीं पे कोई कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर के साथ करते क्या है? एक बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब होता क्या है, जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि मान लीजिए ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होता क्या है, जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ज्यादा होगा। जैसे ही मोशन ज्यादा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इसका मतलब कोलिजन होगा। या तो इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे या तो इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएंगे। जब टकराएंगे, मान लीजिए यहां से आप निकले कहीं और बहुत क्राउड है कहीं पे, आप टकराते चले गए। यहां से मान लीजिए आपको जाना है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और वहां पे जब फाका रास्ता है, फ्री है, तो आप जल्दी पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही डेंस है तो निश्चित आप टकराते हुए जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराया, दूसरे तीसरे से टकराया, टकराने की वजह से इसमें टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और जो टाइम ज्यादा लगता है, इसका मतलब यहाँ कोई रोकने का काम करता है, और वही रोकने वाले क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर किसी कंडक्टर से जब बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच में कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में कोलिजन होता है, जिसके वजह से टाइम ज्यादा लगता है। और टाइम जो ज्यादा लगा उस करंट को पास करने में, वही किसका कॉज है? रेजिस्टेंस का। तो सिंपल याद रखिएगा, इफ ए कंडक्टर is connected with cell और बैटरी, या तो सेल से कनेक्ट कर दीजिए या बैटरी से, कोलिजन टेक प्लेस, कोलिजन टेक प्लेस, क्या होगा बाबू? कोलिजन होगा। कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन किसके किसके बीच में होगा? अभी तुरंत चर्चा किए थे, बिटवीन इलेक्ट्रॉन
या तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का होगा या इलेक्ट्रॉन को एटम से होगा। समझ गए बाबू? या तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से होगा या इलेक्ट्रॉन को एटम से होगा। एंड इलेक्ट्रॉन को आयन से भी होगा। इलेक्ट्रॉन को किससे होगा? आयन से होगा। ड्यू टू दिस कोलिजन, ड्यू टू this collision, due to this collision, अब जब कोलिजन होगा, ड्यू टू दिस कोलिजन, ड्यू टू दिस कोलिजन, टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन आज थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि बहुत बच्चे का शिकायत आया हुआ है और शिकायत के वजह से हमें स्लो करना पड़ा। कोलिजन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच at its destination, जहां जाना है बाबू, destination get increase, टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा बीच बीच में देखना भी पड़ता है कि क्या आ रहा है वीडियो की नहीं। डेस्टिनेशन get increase so that current in the circuit, current in the circuit, so that current in the circuit get reduced, hence resistance of the circuit, hence resistance of the circuit, hence resistance of the circuit comes into play, क्लियर हुआ? सिंपल याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हम कंडक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन को एटम से कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन को आयन से कोलिजन होगा, जिसके वजह से जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था वहां जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब करंट कम पहुंच पाएगा, और जो करंट कम पहुंचते हैं, करंट जो सर्किट में रिड्यूस करता है वह किसके वजह से करता है बाबू? रेजिस्टेंस के वजह से। किसके वजह से? रेजिस्टेंस के वजह से। यही मेन इसका क्या है? कॉज है। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग को अभी समझा रहे हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए बाबू, ये एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है
वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ का, और रेजिस्टेंस जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस दोनों फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी दोनों को कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं एक रो आता है, रो इनटू एल बाय ए। तो यहां से आपके पास निकल गया रो बराबर क्या होता है बाबू, एल बाय ए। तो सिंपल याद रखिएगा, यहां से रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू होता है रो इनटू एल बाय ए, वेयर अब देखिए रो को कहते क्या है, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी का दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी, इसी का दूसरा नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, रेसिस्टिविटी। तो आप एक फार्मूला ये भी याद रखिएगा, R बराबर रो इंटू एल बाय ए होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप सिंपल याद रखिएगा कि जब भी हम देखते हैं तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन में हम किसको लेते हैं, लेंथ को लेते हैं, और एरिया उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए रो के विषय में थोड़ा सा समझाते हैं, फिर यूनिट के विषय में बताएंगे। दिस रो को रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी भी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों नाम होता है किसका, रो का। रेसिस्टिविटी कहिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए, रेसिस्टिविटी कहिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R बराबर बाबू अभी हमने पढ़ाए रो इंटू एल बाय ए, तो रो का सिंपल वैल्यू होगा R इंटू ए बाय एल, R इंटू ए बाय एल। अब देखिए अगर मान लीजिए हम लेंथ 1 मीटर लेते हैं और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, लेंथ को अगर हम 1 मीटर लेते हैं और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो रो का वैल्यू R के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या उसको रेसिस्टिविटी कहिए, दोनों वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होंगे। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि अगर लेंथ का वैल्यू 1 मीटर और एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो रो और रेजिस्टेंस दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि रो बराबर क्या होगा, R। ये किस केस में संभव है, जब लेंथ हम लोग 1 लेते हैं और एरिया हम लोग 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, लेकिन एक ही मटेरियल
का रेसिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम। एक बार फिर समझिए, जैसे आपके पास मान लीजिए कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा यानी कांस्टेंट होगा। मान लीजिए आप कॉपर पतला लिए मोटा लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे, रेसिस्टिविटी पे। कॉपर के हर एक वायर का रेसिस्टिविटी आपको फिक्स रहेगा। उसी तरीका से आप मान लीजिए एल्युमिनियम का वायर लेते हैं, तो एल्युमिनियम वायर के हर एक जो भी वायर होगा एल्युमिनियम का, सभी का रेसिस्टिविटी आपको फिक्स होगा। लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहां पे अब हम बात करते हैं इसका यूनिट का, इसलिए हमने इसका वैल्यू क्या लिखे हैं, कांस्टेंट। तो यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, रो का यूनिट की बात करते हैं, R इंटू ए बाय एल है। तो देखिए इसका यूनिट होता है ओम, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर। तो कोई पूछेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा ओम मीटर होता है। या तो ऐसे लिखिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है आपको ये एक क्वेश्चन, इस पे हम अभी देने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं बाबू। इतना तो क्लियर हो गया कि आपको रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया का। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, a conductor of length L and area A have resistance R, have resistance R, full stop। calculate the new resistance, calculate the new resistance, calculate the new resistance if it is stretched to twice its length, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन का एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A have resistance R, calculate the new resistance if it is stretched to twice its length। देखिए सबसे पहले ये एक वायर है, ये वायर है मोटा सा, इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है। तो इनिशियल टाइम में रेजिस्टेंस का वैल्यू रो इंटू एल बाय ए होगा। अब कह रहा है कि इसके लेंथ को, तो जैसे मान लीजिए इसको खींचिएगा, तो जैसे ही लेंथ 3 गुना बढ़ेगा तो ये पतला होगा, इसका मतलब एरिया भी 3 टाइम्स घटेगा। तो देखिए ये मान लीजिए लेंथ अब ऐसे हो गया, यानी मान लीजिए एल डैश है तो एल डैश का वैल्यू 3 इंटू एल होगा। ए डैश एरिया है तो ए बाय 3 होगा।
तो आर डैश की बात करिएगा तो रो सेम रहेगा, एल डैश बाय ए डैश, रो इंटू 3l अपॉन ए बाय 3, तो 9 रो इंटू एल बाय ए, यानी आर डैश का सिंपल वैल्यू होगा 9। तो सिंपल याद रखिएगा कि किसी भी वायर के लेंथ को अगर 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो सिंपली रट जाइएगा कि उसका एरिया 3 टाइम्स घट जाएगा। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं। अगर एरिया का चर्चा नहीं करें तो सिंपल याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे ऑब्जेक्टिव में, नोट करके याद रखना है आप लोग को। सिर्फ लेंथ का चर्चा करें, किसका? लेंथ का। तो आर बराबर हम जानते हैं हमेशा रो इंटू एल बाय ए होता है। अब आपको हम रटाए हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली होते हैं। तो हम सिर्फ लेंथ दिया है तो लेंथ को रखेंगे, एरिया को हटाएंगे तो एरिया को हटाने के ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो रो इंटू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि रेजिस्टेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर हुआ। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि अगर लेंथ को हम दुगुना बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अगर रेजिस्टेंस को हम 5 गुना बढ़ाते, लेंथ को अगर हम 5 गुना बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 गुना। कभी परसेंटेज के टर्म में देगा तो डेल्टा आर बाय आर का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल। जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में देता है कि लेंथ 1% बढ़ा दिया गया तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा? 2%। IIT 13 में पूछा कि लेंथ को 0.5% बढ़ा दिया गया तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 1% हो जाएगा। अब देखिए, याद ये भी रखना है, दूसरा पॉइंट इसी में नोट में ही, नोट का ही दूसरा पॉइंट है, लेंथ जो लिया जाता है, लेंथ हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है और एरिया जो है वह उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो लेंथ is taken along the flow of current direction, along the flow of current direction, current direction। But area is perpendicular to flow of current डायरेक्शन। तो याद रखिएगा बाबू, हम लेंथ जो लेते हैं हमेशा फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में, लेकिन एरिया जो लेते हैं वह परपेंडिकुलर लेते हैं किसके? फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन का। क्लियर हो गया? लेंथ हमेशा फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है, लेकिन एरिया जो लिया जाता है वह परपेंडिकुलर लेते हैं किसके? फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन का। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं हम, सम या इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स।
इंपोर्टेंट टर्म में पहला है आपका फर्स्ट में कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को किससे बाबू? जी से। सिंपल याद रखिएगा, रेजिस्टेंस के रिसिप्रोकल, रेजिस्टेंस के रिसिप्रोकल को किसके नाम से जानते हैं? कंडक्टेंस के नाम से। कोई पूछ देगा आपसे कि कंडक्टेंस है क्या, तो सिंपल याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस के रिसिप्रोकल को किसके नाम से जानते हैं? कंडक्टेंस के नाम से। तो यहां पे लिख दीजिएगा द रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द reciprocal of resistance is known as conductance। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? कंडक्टेंस के नाम से। The reciprocal of resistance is known as conductance। अब देखिए G का वैल्यू सिंपल होगा 1/R। क्लियर हो गया? G का वैल्यू क्या होगा? 1/R। तो यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का? The unit of conductance। तो रेजिस्टेंस का जो भी यूनिट होता है उसमें इनवर्स लगा दीजिएगा तो ओम इनवर्स हो गया। या इसका दूसरा भी यूनिट होता है, उसको मोह के नाम से जानते हैं। मोह, OHM लिखते हैं तो MHO उल्टा दीजिए, मोह हो जाएगा। या तीसरा यूनिट सीमेन होता है, साइमेन, SIEMEN, 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 इसको S कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत दफे पूछा गया है कि यूनिट क्या होता है कंडक्टेंस का। तो याद रखिएगा कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम होता है, या मोह होता है, या सीमेन होता है। तो पहला अभी हमने पढ़ा है क्या बाबू? कंडक्टेंस। अब दूसरा देखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिंपल याद रखिएगा, इसको सिग्मा के नाम से। 1/रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी is known as conductivity। The reciprocal of resistivity is known as conductivity। रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी के नाम से। रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को किसके नाम से? कंडक्टिविटी के नाम से। तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग कि सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 1/ρ। सिग्मा का वैल्यू 1/ρ। अब यूनिट आप जानते हैं, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट ऑफ सिग्मा कैसे होता है इसका? ओम मीटर, तो इसका होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखिए ये सब तो हो गया आपका
बेसिक कॉन्सेप्ट की कंडक्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, ये बेसिक सभी पहलू है, इसको अभी हमने एक एक करके बताए हैं। अब देखिए कुछ डेरिवेशन आप लोग को अभी हम बताने जा रहे हैं जिसका यूज है, कभी कभी पूछा जाता है। जैसे आपको हमने ओम्स लॉ तो पढ़ा चुके हैं, अब ओम्स लॉ से ही बोर्ड में कभी कभी देखिएगा कुछ डेरिवेशन दे देता है 12th के बोर्ड में। देखिए क्या डेरिवेशन देता है, हम वही बताने वाले हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है, ये डेरिवेशन आपको देगा डायरेक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ, और में देगा कभी कभी टू प्रूव दैट आर बराबर मास इंटू लेंथ बाय एन नंबर ऑफ टर्न ई स्क्वायर ए टॉ। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं, बहुत 12th बोर्ड में ये सब पूछ देता है डेरिवेशन, 12th के बोर्ड में ही पूछे जाते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ और टू प्रूव दैट आर बराबर एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टॉ। ये टॉ है रिलैक्सेशन टाइम, ये टॉ क्या है बाबू, रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे आप जानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, हम कैसे प्रूव करते हैं देखिए, वी नो दैट, जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसी से हम प्रूव करेंगे सभी कॉन्सेप्ट को। आई बराबर क्या पढ़ाए थे याद होगा आप लोग को, एन ई ए इंटू वी डी, एन ई ए इंटू वी डी फर्स्ट मान लीजिएगा, आई बराबर एन ए वी डी। फिर वी डी का वैल्यू हमने पढ़ाए थे ई बाय एम इंटू टॉ, फिर हमने पढ़ाए थे v बराबर ई इंटू एल होता है, e का वैल्यू v बाय एल होगा, तो यहां से इसको लिख सकते हैं e बाय एम v बाय एल टॉ, इसको दूसरा नाम दीजिए, e बाय एम v बाय एल इंटू टॉ दूसरा नाम। अब देखिए बाबू कैसे प्रूव्ड होगा, तो यहां से Vd का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, तो Vd बराबर लिख सकते हैं, सॉरी I का वैल्यू क्या है मेरे पास NEA और Vd का वैल्यू EV टॉ बाय m इंटू एल, तो यहां से NE स्क्वायर ए बाय m इंटू एल भी टॉ। अब देखिए यहां से आपको प्रूव करना था, तो देखिए यहां से v इधर भेजिए इसको, m इंटू एल अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ बराबर v बाय आई होगा, v बाय आई होगा कि नहीं होगा, इसका नाम दीजिए तीसरा। एक बार फिर से देख लीजिए, बढ़िया से समझिए, सब फार्मूला पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसी के आधार पे दिए हैं। आई बराबर NEA इंटू Vd आप जानते हैं, v बाय आई को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट, v बाय आई को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। वी नो दैट, अभी पढ़े हैं आपने तुरंत, वी नो दैट v बाय आई को r कहते हैं, इसको चौथा, तो r का वैल्यू में निकल जाएगा। अब v बाय आई को r कहते हैं आप जानते हैं, तो थर्ड बराबर कौन है बाबू, फोर्थ, थर्ड बराबर आपको फोर्थ दिया हुआ है, तो लिख लीजिएगा इक्वेशन थर्ड बराबर फोर्थ, तो यहां से r का सिंपल वैल्यू
या एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टॉ बराबर लिख सकते हैं आर। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास जो नोन फार्मूला है उसी के मदद से प्रूव करिएगा। जैसे एक और फार्मूला हमने देखे थे आज 12 का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे थे तो उसमें दिखाई दिया तो सोचे आज प्रूव ही कर दिया है। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है दिखाते हैं आप लोग को, सिंपल है ये सब। देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन है ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन resistivity mass number density इसको एम के नाम से जानते हैं एंड रिलैक्सेशन टाइम। और मैं देखिए दूसरा टू प्रूव रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टॉ। यही प्रूव करना है। अब देखिए हमको रिलेशन जो ड्राइव करना है रेसिस्टिविटी यानी रो, मास यानी m, नंबर डेंसिटी n और रिलैक्सेशन टाइम टॉ, ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे प्रूव करेंगे तो देखिए आप जानते हो बाबू, वी नो दैट, अभी तुरंत प्रूव किए थे। रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू हमने प्रूव किया था, याद होगा सभी को, m इंटू लेंथ बाय एन ई स्क्वायर तो इसको फर्स्ट नाम दीजिए। ये प्रूव किए थे। रेजिस्टेंस का वैल्यू मास इंटू लेंथ बाय एन ई स्क्वायर इंटू ए छूट गया था, ए टॉ होता है। अब देखिए आप जानते हैं आल्सो आर बराबर क्या पढ़ाए थे अभी, रो इंटू एल बाय दूसरा। अब देखिए ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो आप क्या करिएगा यहाँ पे दूसरा और पहला को कंपेयर कर दीजिएगा या बराबर कर दीजिए, सिंपल चीज है। जैसे ही हम बराबर करते हैं फर्स्ट बराबर सेकेंड, तो यहां से क्योंकि आर दोनों में है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए बराबर रो इंटू एल बाय ए से एल से एल बराबर के इधर रहेगा तो काट सकते हैं, तो यहां से आपको रो का वैल्यू निकल जाएगा जो ड्राइव करना था। तो रो बराबर क्या निकल गया यहां से हमें, तो रो का सिंपल वैल्यू निकलेगा बाबू m बाय एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टर्म। यही प्रूव हो गया। तो आज हमने कुछ डेरिवेशन पढ़ाए हैं, देखते हैं बहुत सारे डेरिवेशन है इसमें, फिर अगले दिन रेजिस्टेंस के विषय में अच्छा से सिखाएंगे। आज तक यही हम पढ़ा करके क्लास को खत्म कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा हर एक पहलू को।